इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 13 में। आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, मीन्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेन टेक्स प्लेस ऑन एग्रीकल्चर। नाउ बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन नीड्स मोर फूड। कल हमने एक बात कही थी पॉपुलेशन एंड फूड के बारे में, तो आज फिर से वही बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए फूड की नीड भी बढ़ती जा रही है। अब फूड का हम डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, वी डिपेंड ऑन अ प्लांट मींस एग्रीकल्चर। तो with increasing in human population they need more food, so people need agriculture along with more land। हम ये कहते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है उसे फूड की जरूरत पड़ती है और उस फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारे प्लेनेट पर मींस अर्थ पर 70% ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाय वाटर, वाटर ऑक्यूपाई करता है। ओनली 30% इज द लैंड सरफेस, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं। सो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर इज फुलफिल्ड बाय कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक इज कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने से फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ने से एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत बढ़ रही है। एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 30% लैंड है, जिसमें हम अगर ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप लगाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा लैंड की जरूरत होगी, ज्यादा जमीन की जरूरत होगी। और वो जमीन कहां से आएगी? हमें एज अ रिजल्ट डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डिफॉरेस्टेशन। नाउ दिस एक्टिविटी मींस डिफॉरेस्टेशन जो है ये रिस्पांसिबल है एनवायरमेंटल चेंज। हम एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं और जब फॉरेस्ट कट जाएगा यकीनन देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट, और वो जो चेंजेस हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस डिफॉरेस्टेशन की वजह से आते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल में मेन का इफेक्ट क्या है कि वो एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर के लिए मेन जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहा है तो चलो ये भी मान लेते हैं इट इज यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चरल क्रॉप। मगर जब उस क्रॉप को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए अ मेन यूज इज फंजीसाइड्स एंड अदर केमिकल्स ऑन क्रॉप। अब डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हैं क्रॉप पे, this again brings an another hazard which we call as land pollution। तो लैंड पोल्यूशन में पहली वजह डिफॉरेस्टेशन, दूसरी वजह क्रॉप पर हम डिफरेंट केमिकल सप्लाई करें और वो केमिकल्स फंजीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी वजह से लैंड पॉल्यूटेड होती है। एज अ रिजल्ट अगर हम इन केमिकल्स का यूज कंटिन्यूअसली करते हैं, this also declines the fertility of soil। ये soil की fertility को भी खत्म कर देती है, जरखेजी को भी खत्म कर देती है। मीन्स हम ऐसे सोचते हैं कि if we use more and more pesticides, more and more chemicals, we bring a good quality and quantity of food or crop, but on other hand we are also making degradation, making decline, destruction of soil because the fertility of soil also decreases। तो उसकी वजह से fertility भी decrease होती है। This is the topic from 13.4 effect on agriculture। Now come to the point, what is deforestation and afforestation? Deforestation किसे कहते हैं? Cutting of a forest। अब जब हम forest को cut करते हैं वो deforestation है, and this brings a degradation of the environment। हमारे environment में जितनी तबाही, जितनी बर्बादी, जितनी जो destructions हैं deforestation की वजह से आई है।
और पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा एरिया फॉरेस्ट है। अगर ये डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहती है, वंस इन अ लाइफ ऐसा भी होगा कि हमारे मुल्क में कोई फॉरेस्ट नहीं रहेगा, एंड दिस ब्रिंग अ बिग एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, एनवायरमेंटल चेंजेस। तो हमें और हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर गोइंग टू प्लान हाउ वी हैव टू प्रिवेंट दिस डिग्रेडेशन। तो हमारे पास एक ही हल है, एफॉरेस्टेशन। हर बंदा अपने हिस्से का एक प्लांट लगाए, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ अ न्यू प्लांट, तो हम उसके जरिए डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। ठीक है जी। तो हमने एक इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर बात की। एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि एग्रीकल्चर में हमने ये डिस्कस किया, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। फूड की रिक्वायरमेंट की वजह से हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर, और हमारे प्लेनेट पे 32% ज़मीन बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें फॉरेस्ट को ख़त्म करना होता है, डिफॉरेस्टेशन करनी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं। और साथ साथ हम क्रॉप पर यूज ऑफ फंजीसाइड एंड अदर केमिकल्स करते हैं, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन भी आती है, और इनके यूज से ज़्यादा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी डिक्लाइन होती है, कम होती है। तो डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है, और एफॉरेस्टेशन न्यू प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट, जो कि डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए हम अपने हिस्से का नया प्लांट लगाते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉल्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट कहते हैं सराउंडिंग्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा इन्वायरमेंट इस वक्त मेरे इर्द गिर्द व्हाटएवर इज प्रेजेंट, विच इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो कुछ मौजूद है वो उसका इन्वायरमेंट है। दैट मीन्स इस दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इन्वायरमेंट उनकी सराउंडिंग है। अब दूसरा सवाल, अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें यूनिवर्स में, अर्थ प्लेनेट की, हमारे प्लेनेट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 3 तरह के सराउंडिंग्स में रहते हैं। नंबर 1 जो पानी में रहते हैं, नंबर 2 जो ज़मीन पर रहते हैं, नंबर 3 जो हवा में रहते हैं। If you know biosphere, we consider Earth as a biosphere. But this biosphere having 3 different spheres. One is hydrosphere, another is lithosphere, another is atmosphere. Biosphere पूरे अर्थ, जैसे पीके ने अपनी मूवी में बोला है हमरा गोला, तो जैसे बायोस्फीयर इज गोला। अब उस गोले के अंदर, उस अर्थ स्फीयर प्लेनेट के अंदर हाइड्रोस्फीयर वाटर आ जाता है, एक्वेटिक लाइफ आ जाती है, लिथोस्फीयर टेरेस्ट्रियल लाइफ आ जाती है लैंड पर, और उसके अलावा एटमॉस्फेयर जो एयर में लाइफ होती है वाटर की। दैट मीन्स आवर एनवायरनमेंट इज our 3 things. One is air, land and water. अब अगर हम हवा में देखें, क्या देखें जी, हवा में क्या क्या मौजूद होता है, या फिर हम जमीन पर देखें तो क्या मौजूद होता है, या फिर हम पानी में देखें तो क्या मौजूद होता है, in these 3 different spheres, in these 3 environments we have different characteristics. उनके मुख्तलिफ characteristics होते हैं. For example, physical, whatever the physical forces and physical things are present, non-living substances are present in the universe. Different chemicals और different living organisms. मेरे अलावा भी तो यहाँ बहुत सारे living organisms हैं. तो
पहली बात आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, एक दफा फिर रिपीट करता हूँ सिंपल लफ्जों में, इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट लैंड, एयर, वाटर होता है। और उस इन्वायरमेंट के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो तीन होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। हमारे फिजिकल मतलब हमारे इन्वायरमेंट में वट एवर द फिजिकल थिंग्स आर प्रेजेंट, फिजिकल फोर्सेस आर प्रेजेंट। नंबर 2, हमारे इर्द गिर्द जितने केमिकल्स मौजूद हैं, इन एयर वी हैव डिफरेंट गैसेस बीइंग अ केमिकल। इस तरह हमारी सॉइल में डिफरेंट केमिकल्स हैं बीइंग मिनरल्स। तो और हमारे इर्द गिर्द जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बायोलॉजिकल, so these must be a favorable one for us for a living organism। अगर हमारे मुताबिक मीन्स हमारी मर्जी से कोई तब्दीली आती है इन्वायरमेंट में, उसके फिजिकल, उसके केमिकल, उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, that is a change which is favorable। but अगर हमारे मर्जी के खिलाफ and undesirable, जो हम नहीं चाहते, undesirable change in the physical, chemical और biological characteristics of air, land and water that may harmful effects। now one more point, एक तो ना चाहने वाली तब्दीलियां है, अनडिजायरेबल चीजें। नंबर 2 बात, वो चेंज जो हम नहीं चाहते आए और वो आ गई, और उसके आने से हमारे ऊपर ह्यूमन लाइफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन लाइफ पर हार्मफुल इफेक्ट करे, या किसी डिजायरेबल स्पीशीज पर, वट एवर द स्पीशीज आर डिजायर्ड विच आर नीडेड इन एनवायरनमेंट, अगर उनके ऊपर इन अनडिजायरेबल चेंजेस का हार्मफुल इफेक्ट होगा, वी कॉल देम एज पॉल्यूशन। हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे पॉल्यूशन। ठीक है जी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जस्ट द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन डिस्कस की। पॉल्यूशन एक अनडिजायरेबल चेंज है जो इंसान की ज़िंदगी पर या जितनी भी हमारी डिज़ायरेबल स्पीशीज़ हैं उनकी ज़िंदगी पर हार्मफुल इफेक्ट पैदा करें, ऐसी चेंजेस को हम पॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो पहली लाइन में आपको लिखा जाएगा, मेन फेसिंग मोस्ट हॉरिबल इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ इस टाइम। इस वक्त का सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक क्राइसिस इज इकोलॉजिकल क्राइसिस। हमारे इकोसिस्टम में जो क्राइसिस आई, इकोसिस्टम में जो चेंज अनडिजायरेबल आई है, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल बात, इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ दिस टाइम इज कॉल्ड पॉल्यूशन। अब कम टू द पॉइंट, यहाँ पर बताया गया है द एनवायरनमेंट ऑफ अ वर्ल्ड इज ग्रेजुअली गेटिंग पॉल्यूटेड। दुनिया का जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन आहिस्ता पॉल्यूटेड होता जा रहा है। मींस दिस इज बिकमिंग अ फुल ऑफ डिफरेंट वेस्ट्स, डिफरेंट अनडिजायरेबल चेंजेस। और अगर ये सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुआ है? पहले नहीं था। When there is all the things are according to the nature, जब हर चीज नेचर के मुताबिक थी तब पॉल्यूशन नहीं थी। मगर जब से इस दुनिया में इंडस्ट्रीज आई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, this increases with the industrial revolution of the last centuries। लास्ट सेंचुरी में जितनी इंडस्ट्रीज आई हैं उनमें, उनकी वजह से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज रिलीज होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड बना रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन ना। अब पॉल्यूशन की दो मुख्तलिफ काइंड्स, वैसे तो बहुत सारी काइंड्स हैं मगर हम मेनली यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे डिवीजन, वन इज मटीरियल पॉल्यूशन। याद रखिएगा दिस वर्ड इज मटीरियल। मटीरियलिस्टिक पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन मटीरियल की वजह से, मैटर की वजह से आती है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, दिस इज मटीरियलिस्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन मटीरियल पॉल्यूशन, जिसमें कोई मटीरियल हमें दिखता नहीं है कि कोई चीज़ है जो हमें एनवायरनमेंट को खराब करे, मगर तेज आवाज़ ज़्यादा जो हम नहीं चाहते,
undesirable noise, noise pollution, radiation pollution. These are the non-materialistic pollutions ना. तो एक मटेरियलिस्टिक है, एक नॉन मटेरियलिस्टिक है. मटेरियलिस्टिक में एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, और नॉन मटेरियल पोल्यूशन में नॉइज पोल्यूशन है, रेडिएशन पोल्यूशन है. ठीक है जी. आज हम जिसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे वो मटेरियल पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन है. एयर पोल्यूशन. ठीक है जी. तो एयर पोल्यूशन क्या है? कम टू द पॉइंट. आपको पता है, अगर किसी को याद नहीं है, एक फॉर्मूला बता देता हूं. एयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ नो सी डी डब्ल्यू. देखिए बेटा, व्हाट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स. 73% आई थिंक नाइट्रोजन होती है हमारे पास, 21% ऑक्सीजन होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. बाकी कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जो मिलकर एयर पोल्यूशन, एयर को कंबाइन एयर की जो कंपोजिशन है वो ये है, नो सी डी डब्ल्यू. इट्स द फॉर्मूला गिवन बाय मी. ये आपको कंपोजिशन याद रखिए. अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी. इसमें एक तो आपको मिलेंगी गैसेस, दूसरा आपको क्या मिलेगा, डस्ट पार्टिकल, सॉलिड वेस्ट, और वाटर वेपर्स. देयर आर थ्री थिंग्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर. अब इस एयर में अगर आप देखें, ऑक्सीजन की 1% है, नाइट्रोजन की 1% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 1% है, इनर्ट गैसेस की अमाउंट है. ठीक है. अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा. ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस की कंपोजिशन जिसमें गैसेस आती हैं, डस्ट पार्टिकल आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं. अब ये तो कंपोजिशन जो नेचुरल कंपोजिशन होती है एयर की ना, अब ये पोल्यूशन किसे कहते हैं. देखिए यहाँ पर अगर गौर करें, लिखा गया है कि ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस अदर देन ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन बढ़ती है एयर में, दिस मे बी गुड, दिस मे नॉट बी बैड. ठीक है, ये बेहतर तो हो सकती है. सम नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज, द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीज इन एयर, सेड टू बी एयर पोल्यूशन. देखिए बेटा, अभी मैंने जिक्र किया कि एयर में गैसेस की एक खास कंसंट्रेशन है, खास अमाउंट, परसेंटेज है. अगर उस परसेंटेज से ज्यादा बढ़ जाए, गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या सॉलिड वेस्ट बढ़ जाए एयर के अंदर किसी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, वन ऑफ द एक्टिविटीज डिफॉरेस्टेशन यू कैन से, ठीक है, या किसी नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, तो हम कहेंगे दैट एयर इज सेड टू बी एयर पॉल्यूटेड और एयर पोल्यूशन. अब कहा जाता है द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज एयर पोल्यूशन. सबसे आम और सबसे खतरनाक पॉल्यूशन जो दुनिया में है वो कौन सी है? एयर पोल्यूशन. और ज्यादातर मोस्ट रिपोर्टेड इन इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जहाँ जिस शहर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द इंडस्ट्रीज व्हिच रिलीज डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स, व्हिच रिलीज डिफरेंट मटीरियल in the air which make it polluted. किया एयर पोल्यूशन में डिफरेंट सॉलिड वेस्ट्स या फिर डिफरेंट गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एयर पोल्यूशन होती है. अब उनके अलावा भी जो मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो है पर्टिकुलेट और गैसेस मैटर्स. जो पर्टिकुलेट या गैसेस मैटर रिलीज होते हैं बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल.
फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से जो पार्टिकुलेट या जो गैसेस मैटर्स रिलीज होते हैं वो भी एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है ना। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं जरा गौर से सुनिएगा। कार्बन स्मोक, रोड डस्ट, पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स, सूट टार्स, मिनरल्स, डस्ट, रेजिन, एरोसोल, radioactive substances and some of the compounds of halogen and oxygen, these are considered as particulate pollutant जो कि major source of air pollution है। आगे चलते हैं, जरा देखना इधर। स्टेशनरी कंबशन ऑफ प्लांट, हम प्लांट की कुछ लकड़ियों को रख के जलाएं, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मुख्तलिफ गाड़ियों में हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज गैसोलीन, ठीक है, जिनके कंबशन या बर्निंग से हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना। अब वही नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर हाइड्रोकार्बन से मिले, एज आई हैव रिटन हियर द इक्वेशन आल्सो, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि स्टेशनरी कंबशन से या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमें मिली, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, उनके साथ मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विद द हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट व्हिच वी कॉल एज फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। अब आगे चलते हैं। These oxidants together with liquid or solid particles, photochemical oxidants with a particle which may be liquid or a solid particle, जब ये photochemical oxidant liquid और solid particles के साथ मिलकर scattering of light करेंगे which we produce a photochemical smoke, यहाँ पर लिखा है these oxidants together with liquid and solid particle in the air are effective in scattering of light. That scattering of light causes the photochemical smoke, जिसे हम मिल्की ग्रे हेयर्स कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था मिल्की ग्रे हेयर्स जो है दिस इज काइंड ऑफ धुंधलापन, धुंध जिसे कहते हैं। तो जब लाइट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट और मुख्तलिफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल में से गुजरती है तो स्कैटर्ड होती है। जब वो स्कैटर्ड होती है तो मिल्की ग्रे हेज बनाती है, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। एंड दिस फोटोकेमिकल स्मोक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, दिस फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज इरिटेशन ऑफ लंग्स एंड आईज। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, एक तो मेजर सोर्स एयर पॉल्यूशन का पार्टिकुलेट और गैसेस मैटर है, जिसमें पार्टिकुलेट के हमने डिफरेंट टाइप पढ़े, एग्जांपल्स दिए। स्टेशनरी कंबशन और फ्यूल बर्निंग से हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन से मिलता है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट मिलते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट पार्टिकल से मिलते हैं तो वो फोटोकेमिकल स्मोक काज करते हैं, जो कि इरिटेशन ऑफ लंग्स और आइज काज करते हैं। आगे अदर गैसेस पॉल्यूटेंट जो एयर में होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के फॉसिल फ्यूल के जलने से या फिर मुख्तलिफ ऑयल्स की बर्निंग से जिनमें सल्फर होता है, उससे हमें ये हासिल होते हैं। आगे बेटा हम आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एसिड रेन, जिसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अलावा कार्बोनिक एसिड और नाइट्रस एसिड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के वाटर वेपर से मिलने से मिलते हैं। दीज आर द एसिड्स व्हिच रिटर्न टू द लैंड विद द रेन वाटर, जिसे हम एसिड रेन इन डिटेल आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा ये पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट एंड फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए बेटा, एयर पोल्यूशन की जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें पहले तो हमने डिस्कस किया एयर पोल्यूशन में सॉलिड वेस्ट का बढ़ना या इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस का बढ़ना अदर देन ऑक्सीजन। उसके अलावा जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है पर्टिकुलेट एंड गैसियस मटीरियल। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट और गैसियस मटीरियल वो गैसियस मैटर या वो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो रिलीज होता है बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बाय द release by the burning of fossil fuels।
ठीक है। जब भी हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से जो हमें पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट मिलते हैं या फिर जो गैसियस मैटर्स मिलते हैं उन्हें हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कंसीडर किया जाता है। अब पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट यहाँ क्या हो सकता है, जरा गौर से देखिए। कार्बन स्मोक, रोड डस्ट, पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स, सूट टार, मिनरल्स, रेजिन्स, एरोसोल्स, ऑक्सीजन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड and radioactive substances. These are different kinds of particulate pollutant. ये जितनी भी हमने आपको एग्जांपल्स बताई हैं ये particulate pollutant कहलाती है। अच्छा जी, अब हम जैसे गैसियस मैटर जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हासिल होता है वो कैसे होता है, जरा गौर से देखिए इधर। स्टेशनरी कंबशन ऑफ प्लांट, हम किसी जगह प्लांट की लकड़ियां रखें और उन्हें जलाते हैं, या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय व्हीकल्स, या जो हम व्हीकल्स डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसमें हम डिफरेंट फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, गैसोलीन यूज़ करते हैं। तो स्टेशनरी कंबशन ऑफ प्लांट और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हाई टेम्परेचर पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जब सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन, कौन से हाइड्रोकार्बन, जो गैसियस हाइड्रोकार्बन हो, गैसियस फॉर्म में हो, उनसे जब ये मिलते हैं तो दे विल फॉर्म फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। इनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हाइड्रोकार्बन गैसियस फॉर्म में उनसे मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बनाएंगे। वो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब एक प्राइमरी है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और दूसरा सेकेंडरी जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के हाइड्रोकार्बन से मिलने की वजह से बन रहा है। अच्छा, अब ये जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिफरेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स ना, ये जब किसी पार्टिकल से मिले, वो पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल हो या सॉलिड पार्टिकल हो, मिलकर एक आप उस फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट और पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से अगर आप लाइट पास करेंगे सो दे विल कॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो लाइट को फैला देंगे। वो लाइट को फैलाने से दे विल प्रोड्यूस अ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? दिस इज अ मिल्की ग्रे हेयर, जिसको हम आमतौर पर धुंध कहते हैं ना, धुंध कहते हैं। एक दफा जुमला रिपीट करता हूँ। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड से मिलेंगे, लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे। उस लाइट की स्कैटरिंग को हम फोटोकेमिकल स्मोक कहेंगे, जिसमें हमें एक मिल्की ग्रे हेज, मतलब एक मिल्की जो एक धुंध हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ना बेटा, दिस इज वेरी हैजार्डस टू द ह्यूमन लाइफ बिकॉज दिस कॉजेस इरिटेशन ऑफ लंग्स एंड आईज। फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से इरिटेशन होती है लंग्स में और आईज में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमने एक नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की ना, एक गैस की बात की, पॉल्यूटेंट की बात की। अदर गैसियस पॉल्यूटेंट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये हमें मिलते कैसे? पहले तो इनकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना। कार्बन फ्यूल, खासतौर पर गैसोलीन, पेट्रोल। गैसोलीन जब गाड़ी में चलती है, पेट्रोल होता है और वो बर्न होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है उसकी ना, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है। उसके अलावा कोल और ऑयल बियरिंग सल्फर, वो कोल या वो ऑयल जिसमें सल्फर होता है, जब हम उसकी बर्निंग करेंगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब देखिए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन फ्यूल की बर्निंग से मिला, कोल और ऑयल बियरिंग सल्फर की बर्निंग से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब इन दोनों से होगा क्या? देखें नेक्स्ट, इस पोल्यूशन की वजह से, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एयर पोल्यूशन जो
डिफरेंट पार्टिकुलेट, डिफरेंट गैसेस कंसंट्रेशन, डिफरेंट सॉलिड वेस्ट से जो एयर में पॉल्यूशन आई है, उस एयर पॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस पॉल्यूटेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड भी। अब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनके अलावा एक तो ये बर्निंग से हासिल होते हैं ना, दूसरा देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ना। आपको पता है जब से इंडस्ट्रीज आई हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और जहाँ पर इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं तो वहाँ से डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं ना। इंडस्ट्रियल गैसेस जब रिलीज होती हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो गैसियस मटेरियल गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एयर में आकर एयर के वेपर से, वाटर वेपर से मिलते हैं, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज में से रिलीज होते हैं, ये वाटर वेपर से मिलते हैं। वाटर वेपर से मिलने से ये डिफरेंट एसिड्स बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, नाइट्रस एसिड बन गया और कार्बनिक एसिड बन गया ना। तो दीज आर एसिड्स which are formed by the combination of different industrial gases with water vapors। अब जब भी बारिश होगी, रेन होगी ना, तो these acids with rain water return to the earth। उस बारिश के पानी के साथ ये गैसेस भी जमीन पर आएंगी। हम ऐसी रेन को जिसमें ये एसिड्स मौजूद हों एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन, नंबर वन बात तो एसिड रेन बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काज करती है। एसिड रेन कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस है। नंबर दो बात, एसिड रेन से सॉइल की और वाटर जो स्ट्रीम्स में, जो नदियों में बहता है, उसमें जब वो एसिड रेन आता है दिस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ दैट स्ट्रीम। और यकीनन उन स्ट्रीम वाटर के अंदर डिफरेंट एनिमल्स स्पीशीज रहती हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, तो दे डैमेज ऑल दीज एंड कॉजेज द किलिंग ऑफ दीज एनिमल्स। एसिड रेन से एनिमल किल होते हैं क्योंकि स्ट्रीम की पीएच बढ़ जाती है। नंबर दो बात, सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन व्हिच इज एसिड रेन का। हमने एक एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाला जो इफेक्ट है वो एसिड रेन हमने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है उसका वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं ना, राइज इन टेम्परेचर होता है। यहाँ पर देखिए बेटा, बहुत अहम बात बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस टेम्परेचर, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने में बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सरफेस, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है जरा देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से उसमें व्हीकल्स में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट कोल और डिफरेंट जो है गैसोलीन वगैरह के बर्निंग की वजह से कार्बन कंसंट्रेशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एयर में बढ़ रही है एट अलार्मिंग रेट ना। अच्छा, अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जरा इस इधर फोकस करिएगा। देखें, ये मैंने आपको दिखाया, ये एयर है ना, एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है। अब सनलाइट की रेडिएशन, सन रेज, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ कर रही है कि वो जमीन पर आ जाए, आ गई। मगर उनमें से कुछ लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसे इंफ्रारेड रेडिएशंस कहा जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो जमीन पर आई हैं, नाउ दे हैव टू रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस ना, इन्हें वापस स्पेस में जाना है। मगर कार्बन डाइऑक्साइड इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट बैक करने नहीं दे रहा। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड allows the sun rays to pass through the atmosphere, they are passing, okay, but prevent the long wave radiation to reflected by earth from escaping from outer space, जो कि outer space में escape हो जाए। इन रेडिएशन को जो है रिफ्लेक्ट होने नहीं दे रहा। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है? रेडिएशन जमा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई।
these infrared radiations they cause rise in temperature। अब गौर से सुनिएगा, जब अर्थ पर रेडिएशन होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरा जुमला मैंने लिखा था, गौर से सुनिएगा, rise in temperature due to the prevention of reflection of IR, इंफ्रारेड रेडिएशंस की रिफ्लेक्शन की प्रिवेंशन की वजह से, मतलब रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में मौजूदगी होने की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो जमा हो रही है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, क्योंकि दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ना। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी या ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? डिजास्टर्स इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पर, हेवी रेनफॉल होंगी क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस होगी, फ्लड आएंगे, हरिकेन्स आएंगे, टोर्नेडोज आएंगे। दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन व्हिच वी कॉल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ना। नेक्स्ट हम जिस पे जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू द एयर पोल्यूशन ना। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर कहते किसे हैं ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द सन and here is the earth. Between the sun and earth there is a layer, a shield, protective shield. I have already written here protective shield which is composed of O3 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 means ozone molecules. Ozone is O3 compound. ठीक है। Now sunlight में से वो रेडिएशंस जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, ये रेडिएशंस यहाँ पर मैं लिखा है, ये हार्मफुल होती हैं विच कॉज डैमेज टू ह्यूमंस, प्लांट्स एज वेल एज डिफरेंट एनिमल्स। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हार्मफुल है, ये जब सूरज से आती हैं तो ये ओजोन लेयर से गुजरकर फिर जमीन पर आना चाहती हैं, मगर ओजोन लेयर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक आने से रोक देता है। अब अगर ये ओजोन लेयर है तो यूवी रेडिएशंस नहीं आएंगी और कोई भी ह्यूमन को स्किन कैंसर या डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन की वजह से जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छा, अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, द मेन टॉपिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग। डिप्लीशन मींस डिग्रेडेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का टूट जाना ये किसकी वजह से होता है? सबसे पहले तो हमें इसकी कॉज बताना चाहिए। क्लोरीन एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब क्लोरीन का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ क्लोरीन इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, व्हिच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रेफ्रिजरेशन के लिए CFC जो है यूज होता है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन आइटम रिलीज होते हैं और ये क्लोरीन आइटम्स ओजोन लेयर के साथ मिलकर उसे ब्रेक कर देते हैं। हर एक एटम क्लोरीन का एक एटम हो, ओजोन के 100,000 मॉलिक्यूल्स उसके साथ मिल जाते हैं और फिर वो ओजोन को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजन में, मींस O3 को O2 में कन्वर्ट करते हैं। जब ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स O2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस अलाउज द यूवीज टू पास फ्रॉम दिस, और जब वो यूवीज आएंगी अर्थ पर, दे कॉज डिफरेंट लीथल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एज वेल एज अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन एंड इन द लास्ट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आज हमने एयर पोल्यूशन तक कंप्लीट किया। In the next lecture, we will discuss about water pollution and land pollution and some other of non-materialistic pollutions. Na? So, beta, keep subscribing my channel.
Toppers Academy Mirpur Khas Biology on YouTube, and also click the bell button for the updated videos. Thank you very much.